पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ क्योंकि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की। सबसे पहले तो मैं बलूच भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भाई, आपको आज़ादी मुबारक, आपने आज़ादी डिक्लेयर की। और मैं जानता हूँ मेरे बलूचिस्तान में बड़े फैन है, बहुत लोग सुनते हैं मुझे। और कहीं ना कहीं भारत और हमारी तरफ से आपको हमेशा हौसला अफजाई, आपकी हमेशा हम नैतिकता पे आपकी आपको प्रोत्साहन करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप अपने हक के लिए लड़ो। मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, बलूचिस्तान चाहे पाकिस्तान के नक्शे में हो, पर बलूचिस्तान इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री और बलूचिस्तान की जमीन पे, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे बलोचों का हक है और किसी का हक नहीं है। पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान इज ऑक्यूपायर, इज ऑक्यूपाइंग फोर्स। और बलोच भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी आप जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कब्रिस्तान 5 साल पहले नमूदार हुआ और इसमें एवरेज आदमी जो मरा उसकी उम्र 24 साल है। और ये सारे कांड आपकी पाकिस्तान की सेना ने किए। तो बलोच भाइयों ने बहुत सा, याद कीजिए मेहराम बलोच इस्लामाबाद आई थी प्रदर्शन करने, उन्होंने उनको कहा था कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे हम आपका बलात्कार करेंगे। अगर कोई देश अपने देश की महिलाओं से ऐसे बात करे, ये भावनाएं रखता, मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ, अगर आप जाओगे नहीं हम आपका बलात्कार यही करवा देंगे, फिर उल्टी सीधी चीजें वीडियो बनवा देंगे इत्यादि जो भी। और मेहराम बलोच ने कहा था कि जब मैं यहाँ तो जा रही हूँ यहाँ से, पर जब हम बलूचिस्तान जाएंगे तो जो तुमने आज इंसल्ट मेरी की तुम्हें इसकी गूंज सुनाई देगी। और आज वो वाकई दिन आ गया है। बहुत बहुत बधाई है एंड वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू एंड हमारा पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा। आपकी बात हम रखते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, जहां भी मौका मिलता है हम आपकी बात रखते हैं और ये भी बताते हैं कि आपके साथ कितने जुल्म है। ये भी सच्चाई है कि बलूचिस्तान तो भारत का हिस्सा बनना चाहता था, पर चाचा नेहरू ने मना कर दिया। चाचा नेहरू ने जी हमें तो नहीं चाहिए बलूचिस्तान, ये तो अच्छी बात होती, बलूचिस्तान का हिस्सा होता। अब भी देखिए पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बन सकता है, पर घर वापसी करने के बाद। घर वापसी करने के पहले तो कुछ आप जानते हो नहीं सकते। कोई कह रहा था सिंधु, मैंने कहा सिंधु इज नथिंग विदाउट हिंदू। तो आप घर वापस कीजिए, आपका कुछ हो सकता है, अन्यथा हमसे कोई अपेक्षा ना रखें। तो आज यही पाकिस्तान जहां बलूचिस्तान ने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर की है, जहां अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान की एक और मिट्टी पलीद हुई है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस गया था और बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित करवाने, यानी कि वहां उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित की और यहाँ अपने आप को ये एक आतंकवादी संगठन घोषित कराना चाहता था। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव लाया और पाकिस्तान के प्रस्ताव को पाकिस्तान और उसके रुख के अलावा किसी और ने सपोर्ट नहीं किया, यानी किसी एक देश ने भी पाकिस्तान के प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान का प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा। पाकिस्तान गॉट हाईली ह्यूमिलेटेड, पाकिस्तान गॉट आइसोलेटेड इन यूनाइटेड नेशंस। वैसे इनको गाली गलौच या ह्यूमिलेशन की आदत है, कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी ह्यूमिलेट तो हुआ ना। तो बलूचिस्तान की आजादी और पाकिस्तान का प्रपोजल गिरना, बलूचिस्तान के बीएलए को एक टेररिस्ट संस्था घोषित करवाने की जो प्रक्रिया थी विफल हो चुकी है। आप जानते हो कि मुल्ला मुनीर की हवा टाइट है। आप जानते हो कि मुल्ला मुनीर को लेके फजलुर रहमान और मौलाना डिजल ने सवाल उठाए कि भाई तुझे इलेक्शन लड़ना है क्या? इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़, उतारी वर्दी आके इलेक्शन लड़। खैर यहाँ मुनीर की जो औकात है वो दिन ब दिन गिर रही है। मुनीर की औकात इतनी गिरती है, आई लव टू से दिस अगेन अगेन, जैसे मंडी में सड़ा हुआ सेब होता है ना, हर घंटे उसकी कीमत गिरती है, तो वैसे इसकी औकात गिर रही है और इसके साथ कोई बहुत ज्यादा इसके पास ऑप्शंस नहीं है। वही वाली ऑप्शन है कि अभी भी जाएगा तो 2 पैरों पे चल के जाएगा, अन्यथा 4 कंधों पे जाएगा। ऑप्शन तो यही होता पाकिस्तान में, और ऑप्शन होता नहीं। और पाकिस्तान का फ्यूचर तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान आज भी खत्म, कल भी खत्म। ये न्यूक्लियर बम वगैरह की बातें करते थे, ये भी खैर दिस ऑल हैज बीन कॉल्ड अप, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम। तो ये था पाकिस्तान का अपडेट। अब चलते हैं, वो जल्दी से बताएं सऊदियों और यमन के बीच में क्या।
यमन के हूती कह रहे हैं कि हमने सऊदियों को अटैक कर दिया, हमने उन पे क्रूज मिसाइलों और बॉर्डर मिसाइलों से अटैक कर दिया। और याद करिए वही जहाज कल महान एयर का था जिसमें कुछ तो कार्गो था जिसको लेके सऊदी बड़ा परेशान था, यमन की सरकार बड़ा परेशान था। अब सऊदियों की हमने इस बेस को टारगेट किया, अमेरिका के इस बेस को टारगेट किया, बट टारगेट करना एक बात और हिट करना अलग बात है। सऊदी कह रहे कि मिसाइल आए थे, हमने इंटरसेप्ट कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका भी हमारे साथ थे। और कहीं ना कहीं जो हूतियों ने किया और जो ईरान ने करवाया बहुत बेहतरीन करवाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सऊदियों को अमेरिका के नजदीक लाएगा और इसराइल के नजदीक लाएगा। अब सऊदी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग अटैक फ्रॉम हूतीज, क्या हूतियों के माध्यम से एक बड़ा अटैक होगा और जो हमारे ऑयल वेल्स है, जो ऑयल वाला क्षेत्र उसको टारगेट किया जाएगा। हूती कह रहा हमने आपके मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया और अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है हमने उसको टारगेट किया, और मतलब हम आपसे बदला ले रहे और आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि कुछ तो कल सामान ईरान ने इनको भेजा है। तो हूती वाला एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अभी जो डेवलपमेंट सामने आई है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो अटैक किया और जो खुलेआम इनको लताड़ा और इनको धमकियां दी, और मतलब व्हाट वी कॉल टेकिंग द हेड ऑन, इसके पीछे पूरा पूरा ट्रंप का हाथ, ट्रंप का संरक्षण था। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने किया। क्यों? देखिए, ट्रंप को लग रहा था कि हूतियों को ईरान जब मौका लगेगा पैसे देगा, हथियार भेजेगा। पिछले 6 महीने से हूती निष्क्रिय थे, ना पैसा था ना हथियार। अब जो अब्दुल रहमान मलिक हूती, जो भी इसका नाम है, ये इसराइल के टारगेट पे है, उसका काम तमाम होगा, तो खैर डाउट की बात नहीं। पर अगर हूतियों के पास पैसे आ गए तो ये क्या करते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, नए रिक्रूट्स कर लेते हैं। तो वो कहना जमाल जाता तो कमाल बैठ जाता, कोई बड़ी बात है। तो इनको पैसे भेजने और हथियार बेच के देखें रिच इन्वेड ऑर्गेनाइजेशन, और रिच इन्वेड ऑर्गेनाइजेशन तो खुद डायरेक्ट तंग न करके वो तंग कराएंगे सऊदी को हूतियों के थ्रू। ये प्लान था। इसलिए सऊदी डिडंट वांट दैट प्लेन टू लैंड, पर प्लेन लैंड कर गया, प्लेन का कार्गो भी लैंड कर गया। और प्लेन का कार्गो लैंड करते करते 24 घंटे में उन्होंने अपना कमाल भी दिखा दिया। तो ये ट्रंप का संरक्षण है। अच्छा, ट्रंप नहीं चाहता कि हूती भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बने और हूतियों को वेपन्स मिले और हूतियों की पकड़ यमन में अच्छी रहे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्को रूबियो को भगाना पड़ेगा, और आपको मार्को रूबियो को ये बताना पड़ेगा पूरे मिडल ईस्ट में जाओ और उन्हें ये समझाओ कि हाउ हूतीज एंड हाउ IRGC एंड हाउ मुस्लिम ब्रदरहुड आर वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस। सो कॉल्ड इस्लामिक उम्मत और उम्मत के साथ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ईरान को जिस दिन मौका लगे सबको ठोक देगा, बिकॉज वो मानता है कि आप सुन्नी हो, शिया है। तो हूतियों से फिर भी एक शिया वाला एफिलिएशन है, बाकी से तो कुछ है नहीं। कतर में आपने देखा ही उन्होंने क्या उत्पात मचाया। अब खैर वो तो आगे की बात है, कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज समथिंग टू बी सीन। फिलहाल यह मसला ये है कि ट्रंप के संरक्षण से, ट्रंप के पेट्रोनेज पे हुआ और तबीयत से बमबारी हुई है, और ये माना जाता कि ये मसला एस्केलेट होने वाला, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता कि ईरान की मदद से जो मरा हुआ प्रॉक्सी हूती वो जिंदा हो जाए और उसके स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी यानी कि सऊदी अरबिया को तंग करे। पर जब ये सारा जंग हो रहा है और ये हूतियों ने ऐसी तैसी कर दी, और हूतियों पे आपके यमन ने, आपके सऊदियों ने वॉर भी डिक्लेयर कर दी, पर ऐसे में आपका पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान तो कहीं 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 मूंगफलियां बेच रहा होगा। तो खैर पाकिस्तान तो भगोड़ा कहीं छुपा होगा औरतों और बच्चों के पीछे। खैर वो तो पता लगेगा क्या कहानी है। तो यहाँ ये थोड़ा ट्रायंगल बन रहा है। मैं भी सोच रहा था मोहम्मद बिन सलमान ने बिना ट्रंप के ऑर्डर के कैसे किया होगा, तो ट्रंप ने ऑर्डर दिया है। तो यहाँ फिर सऊदी और अमेरिका और इसराइल कहीं ना कहीं एक डबल गेम खेल रहे। सऊदी ने जाके अटैक किया अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ऑयल फील्ड्स पर अटैक रहा। अमेरिका ने अटैक करवाया ताकि ईरान का एक प्रॉक्सी यहाँ से एक्टिवेट ना हो। इसराइल ने इंटेल दी होगी, इसराइल ने और भी मदद की होगी। क्यों? अगर बारवन मंडेल, गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी इन्होंने हूतियों के माध्यम से चोक ऑफ ब्लॉक करा दिया, then Israelis which are in Somaliland will have to respond from Somaliland. But it is not going to be easy.
इससे बेहतर है कि ये ऐसी कोई हमाकत कर ही ना पाए, ये ऐसा कुछ कर ही ना पाए। तो और आप जानते हैं कि इन जिहादियों को तो एक ही भाषा समझ आती है, डील वील तो खैर इन्हें समझ नहीं थे, अब तो हमारे ट्रम्प साहब भी डील की बातें नहीं करते। तो ये मसला बढ़ने वाला है। अभी यहाँ एफिलिएटेड मलेशियाज भी, कोई सऊदी एफिलिएटेड मलेशिया, कोई यूएई एफिलिएटेड मलेशिया है, इनकी भी आपस में नहीं बनती। तो हाउ डज ट्रम्प एंड सऊदी कंट्रोल इट? लास्ट टाइम इनके मलेशिया आपस में भिड़ गए तो सऊदियों ने जाके यूएई के शिप पे बम्बिंग कर दी। तो मतलब अंडर करंट्स तब भी है, बट कैन यू मैनेज अंडर करंट्स और नॉट, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू वेट एंड वॉच। और देखते हैं आगे परिस्थिति क्या रहेगी।